न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस ये पूरे चैप्टर में सिर्फ दो टाइप के कंस्ट्रक्शन है, एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स। सर्कल को जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन और एक सिमिलर ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन। ये दो ही टाइप के ट्रायंगल्स के ऊपर पूरा जो चैप्टर है वो बेस है। 4.1 के अंदर हम सीखेंगे सिमिलर ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और 4.2 के अंदर हम सीखेंगे कि टेंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड होते हैं विद डिफरेंट वर्टेक्स। जैसे दो ट्रायंगल है, एक का नाम है एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इसके सारे पॉइंट्स देखो और इसके सारे वर्ड्स देखो, इसके वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग है। दूसरा एक अगर ट्रायंगल है जैसे ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी ई, ये दोनों में अगर देखोगे तो कोई भी वर्ड सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल्स विद डिफरेंट वर्टेक्स। और इन दोनों में ए कॉमन है यानी ए सेम है, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल्स विद, क्लियर हो गया। तो ये दोनों टाइप का कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे 4.1 में। नेक्स्ट है टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर ही अगर पॉइंट आता है तो इसमें से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। हमको पता है इसमें से टेंजेंट जो है इस तरह से पास होगा, बट प्रोसेस क्या है कंस्ट्रक्ट करने की, तो उसके दो मेथड है, बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर को यूज करके कैसे करना है, और दूसरा है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर को यूज नहीं करके उसको टेंजेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और मतलब इसमें दो ही टाइप है, एक है कि पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर आ रहा है तो टेंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, और पॉइंट अगर सर्कल के बाहर आ रहा है तो यहां से सर्कल को टेंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यह है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, की पॉइंट अगर बाहर और वहां से टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना हो तो फिर कैसे करेंगे। इसमें एक ही टाइप का कंस्ट्रक्शन है जो अपने को बहुत ध्यान देके देखना पड़ेगा, वो है ये। बस ये अगर समझ गया तो कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन इसमें हार्ड नहीं है, वो भी इजी है बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो ये दो ट्रायंगल दिया है, एक का नाम है, दूसरे का नाम है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, तो ये टाइप है ट्रायंगल्स विद डिफरेंट वर्टेक्स। फर्स्ट टाइप जो हमने देखा है, इसमें एक ट्रायंगल के सारे वैल्यूज दिए हैं, वो लेके अभी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन दूसरे ट्रायंगल के सारे वैल्यूज हमें नहीं पता, सारे क्या कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहां पर दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू और CA इज इक्वल टू, लेकिन ये ट्रायंगल के कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो ये ट्रायंगल के वैल्यूज हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये फ्रैक्शन दो तीन चीजें बताता है, एक तो ये है कि इस दूसरे वाले ट्रायंगल के वैल्यू कैसे निकालना है, वो इस फ्रैक्शन से ही पता चलेगी। दूसरी चीज जो ये फ्रैक्शन बताता है वो ये बताएगा कि इन दोनों ट्रायंगल में से जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद बड़ा ट्रायंगल कौन सा आ रहा है ये यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर बोला है BC बाय MN इज इक्वल टू 5 और 4 में बड़ा कौन सा है, ये किसकी वैल्यू है, मतलब रेशियो BC का है, और 4 जो रेशियो है वो तो दोनों में ट्रायंगल कौन सा बड़ा हुआ, क्योंकि BC पार्ट है ABC का, तो ABC LMN से बड़ा आएगा। क्लियर है क्या। हाँ, अब LMN के पहले वैल्यू निकालेंगे, बाद में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर AB का वैल्यू है, BC का वैल्यू है, CA का वैल्यू है, इसके तीनों साइड का वैल्यू पता है तो दूसरे ट्रायंगल के भी तीनों साइड के वैल्यूज आएंगे। अगर इन केस इसके दो ही साइड पता होते और एक एंगल पता होता तो दूसरे ट्रायंगल में भी दो ही साइड फाइंड आउट करते और तीसरा एंगल आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, और या फिर ऐसे हो सकता है कि इसमें एक ही साइड दिया और दो एंगल दियो, तो दूसरे ट्रायंगल में भी हम एक ही साइड फाइंड आउट करेंगे और दो एंगल फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है क्या। हाँ, तो अब जो हमें बोला है वो ये बोला है कि ट्रायंगल ABC, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN गिवन, ये दिया हुआ है हमें। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या हो जाता है, यानी AB बाय LM इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC बाय रीजन
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वेशन ए। यहां तक क्लियर है सभी को? अब और कुछ दिया है हमें, क्या दिया हुआ है? BC बाय एम एन इज इक्वल टू 5/4, इक्वेशन नंबर बी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, BC बाई एम एन की रेशियो अगर 5/4 है तो BC बाई एम एन इसको भी इक्वल है, BC बाई एम एन इसको भी इक्वल है और BC बाई एम एन इसको भी इक्वल है। तो मतलब ये तीनों जो फ्रैक्शन है उसका रेशियो कितना हो जाएगा? From equation A and B we can say that AB upon LM is equals to BC by MN is equals to AC by LN is equals to। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब जो जो वैल्यूज अपने को पता है इसमें पुटअप करेंगे, जो जो नहीं पता है वो फाइंड करेंगे। बोलो AB 5.5 सेंटीमीटर बाय LM is equals to 6 सेंटीमीटर बाय MN is equals to 4.5 सेंटीमीटर बाय is equals to 5/4, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को यूटिलाइज करेंगे, LM की वैल्यू, MN की वैल्यू, LN की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी दो फ्रैक्शन अपन ले सकते हैं, अपने को पता है सारे फ्रैक्शन इक्वल है, कोई भी दो ले सकते हैं। तो 5/4 के साथ ही कोई भी दूसरा फ्रैक्शन लेंगे, तो एक फ्रैक्शन लेंगे 5/4 और दूसरा लेंगे 5.5 अपॉन LM। तो 5.5 सेंटीमीटर बाय LM इज इक्वल्स टू 5/4 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? क्या किया जाएंगे इसको? सो 5 इंटू LM इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 4। LM इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 4 बाय 5। 5 के टेबल में 5.5 1.1 दैट इज इक्वल्स टू 4.4। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी के साथ दूसरा फ्रैक्शन कंपेयर कर लेंगे। इसके साथ दूसरा फ्रैक्शन यानी 6 सेंटीमीटर बाय MN इज इक्वल्स टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू MN इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इंटू 4। यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा इंटू 4, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसकी वैल्यू MN इज इक्वल टू 6 4 24 डिवाइड बाय 5। MN इज इक्वल टू 5 के टेबल में 24 तो नहीं आता है, 5 4 20 पॉइंट लेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 40। MN की वैल्यू कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर। लिखो मत जब तक हो नहीं जाता पूरा। आगे लास्ट फ्रैक्शन क्या है? 4.5 सेंटीमीटर अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू LN इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4। LN इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/5। LN इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 5 4 20 4 16 18/5। 5 के टेबल में 5 3 15 5 6 30 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या सभी को? इसको इक्वेशन ए की बजाय दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये जो आंसर आया इसको दे दो इक्वेशन ए, ये जो आंसर आ गया इसको दे देंगे इक्वेशन बी, और ये जो आंसर आया इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सी। ए बी सी के वैल्यू पहले ही हमारे पास क्वेश्चन में है और एल एम एन के सारे वैल्यूज हमने इक्वेशन ए बी सी में फाइंड आउट कर लिए। ये हो गया पूरा रिटर्न पार्ट। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कंस्ट्रक्शन के साथ यहां पर लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ABC। हियर AB इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 5.5 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यूज हमको गिवन है।
अब इसका कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हो एज ए बेस वैल्यू। सपोज अपन लेते हैं ए बी, तो थोड़ा सा प्लेस छोड़कर 4 लाइंस का एक लाइन ड्रॉ कर लो विद द हेल्प ऑफ स्केल, और इसको नेम दे दो ए बी, जो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वैल्यू हमने ली है ए बी एज ए बेस 5.5। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेना है, बी सी। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसमें एक पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है, तो अब ये जो वैल्यू है ये स्केल से नहीं ली जा सकती। एक ही वैल्यू जो सबसे पहली है बेस वैल्यू वाली वैल्यू, वही हम लोग स्केल से लेंगे। बाकी जो सारे वैल्यूज है वो राउंडर से आएंगे। तो अब ये अगर वैल्यू लेना है तो ये कहां से ले सकते हैं, या तो पॉइंट बी से या तो पॉइंट, तो कहां से लेंगे, सी से। क्यों नहीं लेंगे, सी हैश नहीं अपने पास, तो राउंडर पे 6 सेंटीमीटर लो। अब राउंडर पे 6 सेंटीमीटर कैसे लेना है, तो स्केल लो, स्केल पे जो 0 पॉइंट है वहां पर राउंडर की निप रखो, और जो 6 सेंटीमीटर तक जा रहा है वहां तक पेंसिल लेकर जाओ। अब वो लेने के बाद राउंडर बी पर रखो और एक आर्क ड्रॉ करो बी से, जो कि होगा 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर राउंडर पे डिस्टेंस लो, बी पर राउंडर रखो, एक आर्क ड्रॉ करो बी से। अब ये हो गया, तो नेक्स्ट डिस्टेंस क्या लेना है, कहां से ले सकते हैं, या तो सी से या तो कहां से लेंगे, ए से, क्योंकि ए ही पॉइंट हमारे पास है। तो राउंडर पे फिर से 4.5, ए पर राउंडर रखना है और आर्क ड्रॉ करना है। ये पहले वाले आर्क को कट होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो पहले वाला आर्क बड़ा करना पड़ेगा, और जहां दोनों आर्क का इंटरसेक्शन आ गया वो रहेगा हमारा पॉइंट सी, क्योंकि ए और बी तो ऑलरेडी हमारे पास थे। अब स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से सी और ए को ज्वाइन कर दो और सी और बी को ज्वाइन कर दो। अब ये जरूरी नहीं कि मेरा ट्रायंगल जैसे आ रहा है आपका भी वैसे ही आए, हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट से सॉल्व नहीं किया है। नियर अबाउट ऐसा कुछ ट्रायंगल आएगा एबीसी, तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है फर्स्ट वाला ट्रायंगल एबीसी। समझ में आ गया क्या, यहां पर वैल्यूज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और सी है 4.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कौन सा है वो, LMN। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, हाँ, हियर LM इज इक्वल टू कितना है, LM की वैल्यू कितनी आई थी, 4.4 सेंटीमीटर, MN 4.8 सेंटीमीटर, LN ये कहां से आ रहे हैं वैल्यूज, फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C। अब इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सबसे पहले वैल्यू LM, एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि हो 4.4 सेंटीमीटर की, इसको नेम दे दो LM 4.4 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस है, सेम टाइप का ट्रायंगल आएगा, बस वो थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा छोटा आएगा, इतना ही फर्क है। नेक्स्ट है हमारा MN, कितना है 4.8। कहां से लेंगे ये, पॉइंट M से, तो राउंडर पे 4.8 डिस्टेंस लो, M पर रखो और एक आर्क ड्रॉ करो M से। M पर रखकर एक आर्क कितने सेंटीमीटर का, 4.8 का, और उसके बाद LN है जो कि है 3.6, तो ये ड्रॉ करेंगे L से। तो 3.6 राउंडर पे लेके L पर रखकर आर्क, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो है हमारा पॉइंट N। अब N से L को और N से M को ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा LMN। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये भी लगभग उसके नियर अबाउट वाला ही ट्रायंगल रहेगा, क्योंकि वैल्यूज लगभग सेम है, दिखने में तो सेम रहेगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स है, साइज में थोड़ा सा छोटा रहेगा बस ट्रायंगल एबीसी से। समझ में आ रहा है क्या, तो ये था ट्रायंगल LMN का कंस्ट्रक्शन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 उसी फॉर्मेट पे है, उसी फॉर्मेट पे मतलब दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हैं और दोनों में कोई भी वर्टेक्स सेम नहीं है। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विद डिफरेंट वर्टेक्स, इसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो यहाँ पर दिया है RST सिमिलर टू XYZ इन ट्रायंगल RST, RS इज 4.5, एंगल यस इज 40 डिग्री, RST मतलब एंगल यस, ST इज 5.7। देन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल XYZ, दोनों कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट RS अपॉन XY इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, ये 3/5 हमें बताएगा ये फ्रैक्शन कौन सा ट्रायंगल इसमें से बड़ा है, कौन सा ट्रायंगल बड़ा है, XYZ बड़ा है, क्योंकि उसमें से जो रेशियो है XYZ का ही बड़ा है। क्लियर है क्या सभी को? तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, रीजन गिवन। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या हो जाता है, साइड प्रोपोर्शन RS अपॉन XY इज इक्वल्स टू ST अपॉन YZ इज इक्वल्स टू RT अपॉन XZ। रीजन बोलो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वेशन 1, RS अपॉन XY इज इक्वल्स टू 3/5 गिवन इक्वेशन नंबर 2। ये हमें बोला है कि ये वैल्यू इक्वल है रेशियो को 3/5 के। RS अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5, RS अपॉन XY ये दोनों फ्रैक्शन को भी इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ इज इक्वल टू RT अपॉन XZ इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है? अब जो जो वैल्यूज अपने पास है वो पुटअप करते जाएंगे। RS 4.5 सेंटीमीटर, XY नहीं पता तो XY, ST 5.7 सेंटीमीटर, YZ नहीं पता तो YZ, RT नहीं पता तो RT, XZ नहीं पता तो XZ इज इक्वल टू 3/5। दोनों में से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से एक वैल्यू होनी चाहिए। न्यूमरेटर है तो ही डिनोमिनेटर फाइंड होगा और डिनोमिनेटर है तो ही न्यूमरेटर फाइंड होगा। तो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और इसकी हेल्प लेकर हम लोग फाइंड करेंगे XY और YZ। तो अब XY फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट फ्रैक्शन लो, उसको 3/5 के साथ कंपेयर करो। तो 4.5 सेंटीमीटर अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5 फ्रॉम इक्वेशन 3। हाँ, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू XY इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 5, XY इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 5 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 1 बचा इधर गया तो 3 5 जा 15, XY इज इक्वल टू 1.5 इंटू 5, 15 5 जा 75 यानी 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर ए। फिर से दूसरा फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है 5.7 सेंटीमीटर बाय YZ इज इक्वल टू 3/5। कहां से आया है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हाँ, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू YZ इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर इंटू 5, YZ इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। YZ इज इक्वल टू 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 2 बचे, 3 9 जा 27 इंटू 5, 19 5 जा 95। इसमें पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर बी। अब हमें दूसरा ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन लगेंगे, ए बी और सी। तो उसमें से ए और बी आ गया, अब सी कैसे निकालना है वो देखते हैं। इतना लिख कर ले लो। अब इसमें साइड 2 ही दिए गए थे, इसलिए हमने दूसरे ट्रायंगल के भी 2 ही साइड फाइंड आउट किए क्योंकि उतने ही हो सकते। अब इसमें एक दिया है एंगल, एंगल RST इज इक्वल टू
40 डिग्री गिवन। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स तो प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन एंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आर एस टी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा? सो एंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और आर एस टी की वैल्यू 40 है तो एक्स वाई जेड की कितनी हुई? देयरफॉर एक्स वाई जेड इज ऑल्सो, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सी। तो अब हमारे पास दूसरे ट्रायंगल का इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी है। इसको लो और ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, इसमें से दो साइड है और एक एंगल है, इसमें से भी दो साइड है और एक एंगल है। ये वैल्यूज लेना है और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। देखो आता है क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। आर एस टी में तीन वैल्यू है, दो साइड है और एक एंगल है। आर एस, एंगल एस और एस टी। किसी को भी बेस बना लो क्योंकि दोनों में एस आ रहा है और एस का एंगल है अपने पास। तो सपोज आर एस को अपन बेस बनाते हैं और इसकी वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। अब यस से जो है आपको 40 डिग्री लेना है। 40 डिग्री फ्रॉम यस, प्रोटेक्टर से ले लो 40 डिग्री। और बाद में बोला है यस टी इज इक्वल टू 5.7। तो ये या तो यस से आ सकता है या तो टी से। टी तो पॉइंट है नहीं तो यस से लेंगे। राउंडर पे ले लो 5.7, यस पर रखो, एक आर्क ड्रॉ करो। ये हो गया आपका पॉइंट टी। यहां से आर को ज्वाइन कर लो, ये हो गया ट्रायंगल आर एस टी। यहां पर लिख दो 5.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऐसे ही आ जाएगा ये थोड़ा सा बिगर आएगा ट्रायंगल। यहाँ पे बेस लाइन लिया है आर एस, वहां पे कौन सा लेंगे? एक्स वाई, करस्पॉन्डिंग वाला ही ले लो एक्स वाई। इसका है 7.5, एंगल वाई 40 डिग्री और वाई से कितना लेना है? 9.5। ये एंगल कौन सा, ये पॉइंट कौन सा रहेगा? जेड। तो जेड से ज्वाइन कर दो एक्स को, तो एक्स वाई जेड हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये है 9.5 सेंटीमीटर, ये है एंगल 40 डिग्री, यहां भी है एंगल 40 डिग्री। ठीक है, क्लियर है क्या? नियर अबाउट कुछ ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे। नियर अबाउट, एग्जैक्टली तो नहीं, मेजरमेंट के साथ थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है। टाइप 2 सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। टाइप 2, टाइप 1 हमने देखा है जहां दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है। टाइप सेकंड है विद कॉमन वर्टेक्स। दोनों में क्या कॉमन है? आर। तो सिमिलर ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन अगर आते हैं तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। कॉमन ना हो तो अभी जो मेथड से फर्स्ट और थर्ड वन किया है वैसे सॉल्व होगा, और कॉमन हो तो अभी जो मेथड देख रहे हैं वैसे सॉल्व होगा। अच्छा, इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे फर्स्ट वन में हम दूसरे ट्रायंगल के सारे वैल्यू निकालने के बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां पर डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप जो जो दिया है उसको कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया है? पी क्यू कितना है, उसके बाद क्या है, कितना है, और उसके बाद कितना है। तीनों में से कौन सी वैल्यू लेना है ये डिपेंड करेगा ट्रायंगल के नेम के ऊपर। ट्रायंगल का नेम है पी क्यू आर और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आर। तो ये जो आर है ये बेस लाइन पे ही आएगा। ठीक है, तो अपन पी क्यू तो नहीं ले सकते, क्यू आर ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं क्योंकि इसमें आर आ रहा है। पी आर ले सकते हैं क्या? तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी आर आ रहा है। तो कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज क्यू आर लेते, तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते वक्त इस जहां पे भी अपन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्यू आर, तो इस लाइन के ऊपर 5-6 लाइन होने चाहिए अपने पास, और इस लाइन के नीचे 6-7 लाइन होने चाहिए अपने पास। इतना पेज होना चाहिए तब जाके ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो अगर अपने पास उतना प्लेस नहीं है तो फ्रेश पेज पे ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। तो यहां पर सबसे पहले लाइन हम लोग ले लेते हैं क्यू आर, कितना है 5.4 सेंटीमीटर। यहां तक ड्रॉ करो, फिर आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्यू आर। ये वैल्यू अपन ने ले ली है। कौन सी बची है? पी क्यू बचा है, और तो लेते हैं पी क्यू। पी क्यू कितना है? सिर्फ एक लाइन स्केल से आएगी, बाकी दो साइड राउंडर से आएंगे। तो राउंडर पे कितना लेना है? 4.2। कहां पर राउंडर की नींव रखेंगे? पी पे या तो
P तो पॉइंट है ही नहीं, तो कहां से लेना पड़ेगा? तो 4.2 राउंडर पे लो, राउंडर का निप रखो Q पर और एक आर्क ड्रॉ करो जो कि कितने का होगा? 4.2 का होगा। Q से एक आर्क 4.2 वाला, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? PR कितना है? तो राउंडर पे 4.8 लो, या तो P पर रखो राउंडर, या तो R पे रखो। P पॉइंट नहीं है तो R पे ही रखना पड़ेगा। इसको कट कर दो, जहां दो आर्क आकर मिल रहे हैं वो है पॉइंट P। P से ज्वाइन करो Q को और P से ज्वाइन कर दो R को। Hence your triangle PQR is constructed। ये है 4.8 सेंटीमीटर और ये है 4.2 सेंटीमीटर। ये तो जैसे फर्स्ट वन करते आ रहे थे वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसके आगे चेंजेस होंगे। ये कॉमन वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। कॉमन वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स दोनों में R। तो अब दूसरा जो ट्रायंगल आने वाला है वो है ट्रायंगल LTR। बिना कोई वैल्यू फाइंड आउट किए हमको कंस्ट्रक्ट करना है। PQR में और LTR में बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? क्योंकि फ्रैक्शन 4 LT से कनेक्टेड है और LT जो है वो LTR से कनेक्टेड है, तो LTR बड़ा आएगा। क्लियर है सभी को? तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो है पॉइंट R, और R हमारा कौन से साइड में? राइट साइड में। कौन से साइड में? तो अगर पॉइंट राइट साइड में है तो एक इमेजिनरी लाइन लेना है इसके अपोजिट साइड, मतलब लेफ्ट साइड, यहां पर। तो अभी देखो यहां पर स्केल लो, पेंसिल लो, कहीं पर भी रखो, पॉइंट R राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो लाइन के नीचे। ये कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है, ये सिर्फ अपनी इमेजिनरी लाइन है बस, और कुछ नहीं। R से एक इमेजिनरी लाइन ली है, R से एक और लाइन जा रही है, कौन सी है वो? RQ, उसको भी एक्सटेंड कर दो। R से एक और लाइन जा रही है, कौन सी है वो? RP, उसको भी एक्सटेंड कर दो। मतलब R से हमने 3 लाइंस ड्रॉ की है, RQ जिसको एक्सटेंड किया है, RP जिसको एक्सटेंड किया है, और एक ट्रायंगल के नीचे लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारी खुद की इमेजिनरी लाइन है। क्यों ड्रॉ करना है? क्योंकि दूसरा ट्रायंगल इसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए। फिर से फ्रैक्शन की तरफ, फिर से फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको। ये फ्रैक्शन में बड़ा रेशियो कौन सा है? 4। रेशियो बिगर नंबर कौन सा है? तो राउंडर लो और राउंडर पे कोई भी डिस्टेंस ले लो अपने हिसाब से, एनी डिस्टेंस एज यू विश, ठीक है। कॉमन पॉइंट कौन सा है? R पे रखो राउंडर का निप। इतना बड़ा मत ले लो कि वो पेज के ही बाहर चला जाए, ठीक है। अब देखो, पहले देख लो, बाद में स्टार्ट करो। देखो, बड़ा नंबर 4, कोई भी एक डिस्टेंस लेना है राउंडर पे, और इस लाइन पर अपने को 4 आर्क्स बनाना है विद कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक बार जो आपने डिस्टेंस ले लिया वो चेंज नहीं होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? कॉमन वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे। कॉमन वर्टेक्स R है, R पर राउंडर का निप रखो। फर्स्ट आर्क देखो, अभी 1 मिनट के लिए देखो। अब ये जो आर्क ये लाइन को टच हुआ ना, वहां पर राउंडर की निप रखकर दूसरा आर्क, फिर जहां ये लाइन को टच हुआ वहां पर रख के थर्ड आर्क, फिर यहां पर रखकर फोर्थ आर्क। ये है पॉइंट R अपना। दूसरा हो जाएगा R1, नेक्स्ट हो जाएगा R2, R3, R4। 4 ही क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि फ्रैक्शन में बड़ा नंबर 4 है। फिर से फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। फ्रैक्शन ये 4 तो हो गया अपना। अब PQ किससे रिलेट कर रहा है और LT किससे रिलेट कर रहा है? अच्छा, 3 का मतलब अब R3 हो गया है, और 4 का मतलब, हाँ, तो PQ को किससे कनेक्ट करना है? 3 से। PQ लाइन यहां पर है, देखो, P से Q, तो इस लाइन को और एक्सटेंड करके 3 से मिला दो, 3 यानी R3 विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। PQ लाइन को 3 से मिला दो, क्योंकि PQ के सामने ही 3 लिखा हुआ है। 3 मतलब R3 हुआ अपना, मतलब थर्ड वाले आर्क को अपने को ज्वाइन करना है PQ को। क्लियर? ये हो गया आधा कंस्ट्रक्शन। अब LTR का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी को भी? 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 मार्क क्वेश्चन। हाँ, यहां तक ड्रॉ कर लिए तो 2 मार्क,
इसके आगे छूट गया तो इतना तो ड्रॉ करके आ जाओ एग्जाम में। हो गया है सभी का? राउंडर अगेन, कोई भी डिस्टेंस ले लो राउंडर पे। अब फिर से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे नंबर है 3 और तो R3 और R4 ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बाकी कोई भी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, R3 और R4 से ही अपने को अब जो भी सोल्यूशन है वो करना है। तो राउंडर पे कोई भी डिस्टेंस ले लो, R3 पर रखो और एक आर्क ड्रॉ करो जो दोनों लाइन को टच हो। अब मेरा ये R2 के ऊपर आ रहा है तो जरूरी नहीं आपका भी R2 के ऊपर आए, ये पहले भी आ सकता है, R2 को टच होते हुए जा सकता है, उसके ऊपर भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक राउंडर पे डिस्टेंस लो, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। R3 पर रखो, एक आर्क ऐसा ड्रॉ करो जो दोनों लाइन को टच हो, वही डिस्टेंस R4 पे रखो और इस तरह से ड्रॉ करो कि वो इस लाइन को टच हो, एक लाइन को, या दोनों को भी टच हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब R4 पे रखकर देखो, यहां पर देखो कोई भी एक डिस्टेंस लेना है, ले लिया, R3 पर रखकर एक आर्क, R4 पे रख के एक आर्क, R3 पर रखकर एक आर्क और R4 पे रखकर एक आर्क। हाँ, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस वही रहेगा। देखो अब अपना अगर ऐसे आ रहा है कि ये यहां ना आकर यहां आ जाए तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां ना आकर R3 में से जा रहा है तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर से जा रहा है R3 के तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं से भी चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपने को आर्क्स ड्रॉ करने हैं। क्लियर हो गया? अब R3 से जो आर्क्स ड्रॉ किए अपन ने उसको नेम दे दो A और B, देख लो पहले। और R4 से जो ड्रॉ किया है, जो एक्सटेंडेड लाइन पर आर्क जहां टच हो रहा है उसको नेम दे दो C, जो एक्सटेंडेड लाइन इमेजिनरी लाइन पर आ रहा है। राउंडर ले लो, A पर राउंडर का निप रखो, B तक पेंसिल जाने दो, A B का डिस्टेंस लेना है अपने को, A से B का डिस्टेंस लेना, ये A है ये B है। A पर राउंडर का निप रखो, B तक डिस्टेंस ले लो, ले लिया। C, वो डिस्टेंस अब चेंज नहीं होना चाहिए जो AB का ले लिया है। C पर रखो, C पर राउंडर रखो, कट कर दो इस आर्क को, C पर रखकर कट कर दो उस आर्क को। और अगर कट नहीं हो रहा है तो पहले वाले आर्क को बड़ा करो, कट नहीं हो रहा है तो पहले वाले आर्क को बड़ा करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, हो गया? ये जहां इंटरसेक्ट हो रहे वो है अपना पॉइंट D, जहां भी इंटरसेक्ट हो गए वो है पॉइंट D। स्केल लो, पेंसिल लो, ये R4 में से और D में से पास होती हुई एक लाइन जो ऊपर जाके इस पॉइंट, इस लाइन को टच हो, जो एक्सटेंड किया था हमने। R4 और D में से पास होती हुई एक लाइन जो ऊपर एक्सटेंडेड लाइन को टच हो जाए। राइट है या रॉन्ग है कैसे समझेगा आगे बढ़ने से पहले? अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल दिख रहे हैं तो अपन राइट जा रहे, अगर बहुत डिफरेंस दिख रहा है, ऐसे हो गए या ऐसे हो गए, तो पहले ही रॉन्ग है अपन। ठीक है, क्लियर? हाँ, देखो यहां पर ये पॉइंट है P, P किसको कॉन्ग्रेंट है? मतलब P के पॉइंट, P के पास L आने वाला है Q के पास कौन सा पॉइंट आने वाला है? तो Q के नजदीक जो यहां आ रहा है उसको दे दो T पॉइंट। ये जो प्रोसेस यहां से किया है अपन ने, वही प्रोसेस ये दो पॉइंट से करना बाकी है, तभी जाके अपना लास्ट पॉइंट आएगा जो कि है L। तो एनी डिस्टेंस विद अ राउंडर, राउंडर पे कोई भी डिस्टेंस ले लो, ले लिया। Q पर रखो एक आर्क, T पर रखो एक आर्क, Q और T, वो डिस्टेंस जो लिया है, Q से एक आर्क, T से एक आर्क, एक आर्क Q से जो दोनों लाइन को टच हो, Q से ड्रॉ करने वाला आर्क दोनों लाइन को टच होना चाहिए ट्रायंगल के, और T से जो ड्रॉ कर रहे हो वो सिर्फ बेस लाइन को भी टच होगा तो चल जाएगा। वैसे T वाला भी दोनों को टच हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपना T से ड्रॉ करे वाला आर्क भी अंदर आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, Q को एग्जैक्टली टच हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया है? हाँ, देखो यहां पर
कोई भी डिस्टेंस ले लो राउंडर पे। ये दो पॉइंट से अपने को कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ड्रॉ करना है, तो Q पर रखो एक आर्क Q से, फिर T पर रखो एक आर्क T से। क्लियर हो गया? Q से जो आर्क आपने ड्रॉ किया है वो दो लाइन को टच कर रहा है, एक को नेम दे दो x, दूसरे को नेम दे दो y। ये यहां जहां लाइन को अपने ट्रायंगल को टच कर रहा है x, यहां जहां टच कर रहा है वो y। इसमें बेस लाइन अपनी ये है। दूसरा जो आर्क अपन ने ड्रॉ किया है वो जहां बेस लाइन को टच कर रहा है उसको नेम दे दो z। अगर वो Q पे ही टच कर रहा है तो उसके बाजू में z लिख दो, सिर्फ समझने के लिए दे रहे हैं ये पॉइंट। ये पॉइंट का एग्जामिनेशन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने को समझे इसलिए अपन दे रहे। हो गया? इधर क्या किया था अपन ने? हाँ, ए बी का डिस्टेंस लेके सी पर रखा था और आर्क को कट किया था। यहां सेम प्रोसेस करेंगे, एक्स वाई का डिस्टेंस लेंगे, जेड पर रखकर आर्क को कट कर देंगे। तो वाई पर राउंडर रखो, एक्स तक पेंसिल लेकर जाओ, वाई पर राउंडर का निप रखो, एक्स तक पेंसिल को लेकर जाओ, मतलब एक्स वाई का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। वो डिस्टेंस जेड पर रखो और इस आर्क को कट कर दो। और अगर आर्क कट नहीं हो रहा है तो पहले वाले आर्क को अपने को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये जहां आर्क कट हो रहा है इसको पॉइंट दे दो W। एक्स वाई का डिस्टेंस लेना है, जेड पर रखकर आर्क को कट करना है, पॉइंट आ जाएगा W। हो गया? हो गया है? एक्स वाई का डिस्टेंस लेना है, वाई पर राउंडर का निप रखो, एक्स तक पेंसिल लेकर जाओ, ले लिया। वो डिस्टेंस आप चेंज ना करते हुए जेड पर रखो और आर्क को कट कर दो, पॉइंट का नाम दे दो W। हो गया है? अब क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां से? T और W में से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। P के बाजू में कौन सा पॉइंट आने वाला है? तो ये हो गया अपना ट्रायंगल LTR। हैज ट्रायंगल LTR इज कंस्ट्रक्टेड with common vertex without any calculation। ये है ना ऊपर वाला LTR PQR। नीचे वाला अगर छोड़ दो एक मिनट के लिए तो ऊपर देखो PQR LTR बड़ा है, PQR छोटा है, उसी के हिसाब से सॉल्व करना। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल AMT सिमिलर टू ट्रायंगल AHE। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को? A कॉमन है। इन ट्रायंगल AMT AM इज इक्वल टू TAM, यानी कौन सा एंगल? एंगल A कितने डिग्री का है? और AT इज इक्वल टू, इफ AM बाय AH इज इक्वल टू 7 बाय पाई। आगे क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। तो एक ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है अपने को, एक ही कंस्ट्रक्ट करेंगे? नहीं हो सकता। यहां बोला नहीं है AMT के बारे में, लेकिन वो कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही AHE आएगा, तो दोनों कंस्ट्रक्ट करने ही पड़ेंगे। तो पहले जो दिया है वैल्यूज वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद AHE के बारे में सोचेंगे। ठीक है? दोनों में कॉमन पॉइंट A है, तो वो A बेस लाइन पर आएगा, तो ये AM ले लेते हैं अपन बेस लाइन पर। सो स्केल लो, पेंसिल लो और AM एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 6.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें बोला है TAM कितना है? 40। TAM यानी बीच में पॉइंट है A, तो मतलब A की वैल्यू है 40। प्रोटेक्टर लो, A पर रखो, 40 डिग्री ड्रॉ करो, 50 डिग्री ड्रॉ करो A से 50 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या बोला है हमें? AT कितना होना चाहिए? 5.6। कहां से लेंगे? A से लेंगे, तो राउंडर पे डिस्टेंस ले लो 5.6, राउंडर का निप रख दो A पर और एक आर्क ड्रॉ करो 5.6 का, इसका नेम है T। AMT जो ट्रायंगल है वो बन चुका है हमारा AMT। ट्रायंगल AMT इज कंस्ट्रक्टेड 5.6 है। ये जो वैल्यूज हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमें बतानी पड़ेगी। जैसे ये लाइन कितने की है, ये एंगल कितने का है, ये लाइन कितने की है, ये सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। ठीक है? तो ये ट्रायंगल बन गया अपना AMT। इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? A से क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट A लेफ्ट साइड में है तो इमेजिनरी लाइन राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के ऊपर अपने को
कितने आर्क्स बनाने हैं ये फ्रैक्शन से पता चलेगा। फ्रैक्शन में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 7 आर्क। राउंडर पे कोई भी डिस्टेंस ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको नेम हो जाएंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ये जो यहाँ है ये है पॉइंट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। फिर से फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। AMT अपना ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, तो AM किसको जाके लगना चाहिए, 7th वाले आर्क को। तो ये AM यहां पर है लाइन, तो ये AM से यानी यम से एक लाइन ड्रॉ करो जो A7 को जाके लगेगी। यम से एक लाइन जो A7 को जाके लगना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, फिर से फ्रैक्शन। अब आर्क्स कहां से ड्रॉ करने हैं, 5th वाले आर्क से और 7th वाले, यानी A7 से और A5 से। राउंडर पे कोई भी डिस्टेंस ले लो, A7 पर रखो और एक आर्क ड्रॉ करो, A5 पर रखो और एक आर्क ड्रॉ करो। एक कोई भी डिस्टेंस लो, A7 पर रखो, आर्क ड्रॉ करो, A5 पर रखो और आर्क ड्रॉ करो। A7 से एक आर्क, A5 से एक आर्क। A7 से जो आर्क उतारा है वो दो लाइन को जहां टच हो रहा है उसको कुछ नेम दे दो, उसको नेम दे दो X और Y। और यहां जो इस इमेजिनरी लाइन को जो A5 से ड्रॉ किया है वो आर्क जहां इमेजिनरी लाइन को टच हो रहा है उसको नेम दे दो Z। हो सकता है ये भी दोनों लाइन को टच हो आपका, लेकिन इमेजिनरी लाइन वाले पे Z देना है अपने को पॉइंट। ये आर्क हो सकता है आपका दोनों लाइन को टच हो, लेकिन यहां का इंपॉर्टेंट है पॉइंट इमेजिनरी लाइन वाला Z। हो गया है। एक्स वाई का डिस्टेंस मेजर करो, y पर राउंडर रखो, x तक पेंसिल लेकर जाओ, एक्स वाई का डिस्टेंस ले लो, टेक द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ले लिया। z पर राउंडर रखो और इस आर्क को कट कर दो और नेम दे दो w। एक्स वाई का डिस्टेंस लो, एक्स वाई का डिस्टेंस लो, बोल रहा हूं मैं, एक्स वाई का डिस्टेंस लो, z पर रखो और कट कर दो। आर्क अगर कट नहीं हो रहा है तो पहले वाले आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर दो जो A5 से ड्रॉ किया था। हो गया है। एक्स वाई का डिस्टेंस लो, एक्स और वाई का डिस्टेंस लो, Z पर रखो, आर्क को कट करो। Z पॉइंट कहां आएगा, इमेजिनरी लाइन वाले पे Z पॉइंट आएगा उस आर्क को और इमेजिनरी लाइन जहां टच हो रही। अब एक लाइन A5 से आई है, दूसरी एक लाइन A7 से जाके टच हुई है, दूसरी लाइन कहां टच होगी, A5। तो A5 और W में से पास होती हुई एक लाइन, A5 और W में से पास होती हुई लाइन जो ऊपर जाके टच हो। यम के बाजू में कौन सा पॉइंट आने वाला है, H। तो ये पॉइंट है अपना H। हो गया है, हो गया है। फिर से अगेन यम और एच से कोई भी राउंडर पे छोटा सा डिस्टेंस ले लो, पॉइंट राउंडर रखो यम पर एक आर्क, फिर रखो एच पर एक आर्क, यम पर रखकर एक आर्क, एच पर रखकर एक आर्क। राउंडर पे कोई भी डिस्टेंस ले लो, यम पर रखकर एक आर्क। हो सकता है यम से आर्क जो है वो इसके बाहर आ रहा हो आपका, तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एच से एक आर्क ड्रॉ कर दो। यम से जो आर्क ड्रॉ किया है उसको कुछ नेम दे दो, P और Q दे दो सपोज। M से जो आर्क ड्रॉ किया है उसको नेम दे दो PQ, और ये जो बेस लाइन पर जहां टच हो रहा है आर्क उसको नेम दे दो R। ठीक है, ये M से जो आर्क ड्रॉ किया है उसको नेम है PQ, या S से जो आर्क ड्रॉ किया है वो बेस लाइन पे जहां टच हो रहा है उसका नेम है R। क्या करना है अभी, PQ का डिस्टेंस लेना है, P और Q का डिस्टेंस ले लो। बहुत फास्ट हो रहा है तो बोलो, आराम से जाते। यहां तक हो गया है क्या, हाँ। तो P और Q का डिस्टेंस लो, Q पर राउंडर रखो, P तक पेंसिल लेकर जाओ, P और Q का डिस्टेंस ले लिया। वही डिस्टेंस बिना चेंज किए R पर रखो और इस आर्क को कट कर दो। ये पॉइंट है अपना S। PQ का डिस्टेंस लो, R पे रख के आर्क को कट कर दो।
आर पे रख के कट करना है। कट कर दिया है। पॉइंट एस में से और पॉइंट एच में से पास होती हुई एक लाइन जो कि ऊपर जाके टच हो जाए ट्रायंगल को। ये टी के बाजू में कौन सा पॉइंट आने वाला है अपना? ई। तो ये है अपना पॉइंट ई। तो ये है ट्रायंगल टी एम ए, ये है ट्रायंगल ई एच ए विद कॉमन वर्टेक्स ए, हेंस द ट्रायंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है।